दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने सत्ता पक्ष के सांसदों पर कागज फाड़कर फेंका। इसके चलते सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि मुझे कागज फेंकने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली को कमजोर किया जा रहा है। अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन और वाला है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को अधिकार नहीं छीनने चाहिए। एक बात आई कि भाई सरकार चाहे जो पार्टी की भी हो, निर्वाचित सरकार के अधिकारों हड़पना ये हमारे संविधान की खिलाफ है। सदन में अगर हमारी बात रखने का मौका नहीं मिलते और एक तरफ चुनावी भाषण देते रहते, जहां जिस मुद्दे पे लेकर जिस विधेयक पे आज चर्चा होना चाहिए था उस विधेयक से हटकर चुनावी भाषण देने लगे जब होम मिनिस्टर, तब हमें और सदन में रहना संगत नहीं लगे, इसलिए हम वॉकआउट कर दिए। और दिल्ली सेवा बिल पर कल लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद बंगले के भ्रष्टाचार को छिपाना है। शाह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सहित एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान ने दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि संसद कानून बना सकती है। केंद्र और दिल्ली में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ। 2015 में एक नए दल की सरकार के आने के बाद दिक्कत शुरू हो गई। 2015 में ऐसी सरकार आई जिसका काम सेवा नहीं सिर्फ झगड़ा करना है। इनका काम विजिलेंस विभाग को कब्जे में लेकर भ्रष्टाचार को छुपाना है। विपक्षी सांसदों से अपील है कि दिल्ली की सोचें अपने गठबंधन की नहीं। गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा। मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन के लिए दिल्ली सरकार के घोटाले का साथ दे रहा है विपक्ष। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस जान ले ये बिल पास होते ही वो गठबंधन में नहीं रहने वाले हैं। 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तो नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा। और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। दिल्ली सेवा बिल को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर तंज कसा। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर गृह मंत्री को बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं। वो भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला ये बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला ये बिल है। इंडिया कभी इसका साथ ऐसा नहीं होने देगा। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से पीएम मोदी की किसी बात पर भरोसा मत करना। आम आदमी पार्टी अब इस विधेयक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है।
और 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं था। कुछ चीजें ऐसी थी जिसका नतीजा तक बदल सकती थी, लेकिन क्योंकि यहां हार जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम था। इस साल के अंत में चुनाव है, लेकिन इस बार एक फर्क है, 12 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो गेम चेंजर हो सकते हैं। हर विधानसभा में ऐसे वोटरों की तादाद 7-8 हजार होती है। देखते हैं क्या इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। दिव्यांग और 80 साल से अधिक के मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की व्यवस्था मध्य प्रदेश में पिछले उपचुनावों से ही कर दी थी। इस दफे राजनीतिक दल इन्हें लेकर खास रणनीति बना रहे हैं। कुल 12,10,000 से अधिक मतदाता वोट फ्रॉम होम का विकल्प चुन सकते हैं, जिनमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 7,30,000 मतदाता और 4,80,000 दिव्यांग शामिल हैं। चुनाव के तारीख के ऐलान के 5 दिन के अंदर इनसे फॉर्म 12D भरवाया जाएगा। चुनाव की तारीख से 7 दिन पहले पोलिंग अफसर इनके घर पहुंचेंगे और बैलेट के जरिए ये वोट डाल सकेंगे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। यदि वो ये ऑप्ट करते हैं कि वो अपने घर से ही मतदान करना चाहते हैं, तो उनको घर से ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मतदान का जो शेड्यूल डेट होता है उससे ऑलमोस्ट 1 वीक पहले उनसे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाता है। एक पोलिंग पार्टी का गठन करते हैं। जिस तरह से मतदान केंद्र में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, उसी तरह से घर पे जो लोग मतदान करते हैं उनके लिए भी पोलिंग पार्टी का गठन होता है, वीडियोग्राफर होता है और तमाम वो सारी प्रक्रियाओं का पालन होता है जो मतदान केंद्र के अंदर होता है। तो बिल्कुल एक न्यूट्रल माहौल में और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये इस मतदान को भी अंजाम दिया जाता है। और जो पोस्टल बैलेट या जो बैलेट पेपर है वो फिर उसी तरह से स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और उसको उसी दिन निकालते हैं जिस दिन काउंटिंग होती है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 5 करोड़ 41 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 2 करोड़ 80 लाख पुरुष और 2 करोड़ 61 लाख महिला मतदाताओं के अलावा 1,257 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता लगभग 1.35% और दिव्यांग मतदाताओं का प्रतिशत 0.89% है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में सारे राजनीतिक दलों की निगाहें इन्हें साधने में हैं, लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया को शक और सवाल से भी देख रहा है। मतदान को की प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन जो नई व्यवस्था उन्होंने दी है कि 1 सप्ताह पहले जो है वो दिव्यांग, बुजुर्ग और इन सब के पास जा जाकर जो है वो प्रशासनिक अमला जो है वो वोट कलेक्ट करेगा, उनके वोट लेगा। ये मैं समझता हूँ कि इसमें चुनाव आयोग को ये निश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सत्ताधारी दल है उसको इसका लाभ ना मिले और कोई जो बेईमानी है वो ना हो। भारतीय जनता पार्टी तो अपने किए गए कामों पर और अपनी संगठनात्मक क्षमता पर जनता के बीच जाती है और उसका आशीर्वाद लेती है। कांग्रेस अपनी प्रत्याशित हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखना प्रारंभ करती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कैसे चुनाव का प्रतिशत बढ़े, अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। भारतीय जनता पार्टी तो हर उस फैसले में सहमत है जिसमें मत प्रतिशत बढ़ सके, पर कांग्रेस अपनी प्रत्याशित हार के कारण निरंतर चुनाव आयोग और ईवीएम जैसी संस्थाओं पर दोष लगाती रहती है। राजनीतिक दलों की फिक्र की वजह लगभग 25 सीटें हैं। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से भी कम था। इसमें 7 सीटें कांग्रेस ने जीती। ग्वालियर दक्षिण कांग्रेस 121 वोट से जीती, सुवासरा कांग्रेस 350 वोट से जीती, जबलपुर उत्तर कांग्रेस 578 वोट से जीती, राजनगर कांग्रेस 732 वोट से जीती, दमोह कांग्रेस 798 वोट से जीती, ब्यावरा कांग्रेस 826 वोट से जीती, राजपुर कांग्रेस 932 वोट से जीती, जौरा बीजेपी 511 वोट से जीती, बीना बीजेपी 632 वोट से जीती, कोलारस बीजेपी 720 वोटों से जीती। कम से कम 15 सीटें बीजेपी 5000 से कम वोटों से हारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी को 109, कांग्रेस को 114 जबकि अन्य को 7 सीटें मिली थीं। बीजेपी को 41.02% और कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। कोई दल बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाया था। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें थी जहां हार और जीत का अंतर 500 वोटों से भी कम था। ऐसे में उम्मीदवारों को यही आशंका रहती है कि कहीं
ये जो 12 लाख वोट पहले से ही मतपेटियों में बंद है, इससे खेल ना हो जाए। हालांकि चुनाव आयोग ऐसी आशंकाओं को दूर करने के लिए भरसक कोशिशों में लगा रहता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कल प्रधानमंत्री से ट्विटर पर कुछ सवाल पूछे। उनका ऐतराज ये है कि कर्नाटक सरकार की 5 गारंटियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बढ़ रही रेवड़ियों पर चुप है। हालांकि आज ही कल ही उन्होंने उनके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उन्हें हाथी की पारंपरिक कलाकृति भेंट की। लेकिन इससे ठीक पहले सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री से एक के बाद एक सवाल ट्विटर पर पूछ डाले। सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री से पूछा, 5 गारंटियों पर जो सवाल वे उठा रहे हैं वो उनकी अपनी राय है या उनकी अपनी पार्टी की, या प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से कहें कि वो इन गारंटियों का खुलकर विरोध करे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 3 सिलेंडर और आधा लीटर दूध का जो वादा किया था, क्या वो रेवड़ी नहीं है? मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहन स्कीम के तहत महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की बात कर रही है, क्या ये रेवड़ी नहीं है? केंद्र की 1.25 लाख करोड़ खर्च वाली 8 योजनाएं रेवड़ी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6000 रुपए सालाना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्वीट का जवाब नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने सिद्धरामैया पर पलटवार किया। बीजेपी की सफाई है कि चुनाव से पहले किए गए वादे मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है। This is a corrupt practice what has been adopted by Congress party. कांग्रेस जो कर रही है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के पहले वोटर्स को लुभाने के लिए ये सब किया। सरकारी पद संभालने के बाद लोगों की परेशानियों को समझते हुए अगर कुछ कदम उठाए जाते हैं तथ्यों के आधार पर, तो वो ठीक है। What is good for them based on some kind of scientific studies or justification, they should do it. सत्ता में रहते हुए फ्री बीज की घोषणा की जाए या फिर सत्ता में आने के लिए, इसका सीधा असर विकास के कामों पर पड़ता है। वोटर्स को लुभाने के लिए अब तकरीबन सभी पार्टियां कमोबेश इसी राह पर चल पड़ी हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के पास ठाणे के बंदोडकर कॉलेज की एनसीसी ट्रेनिंग में कई छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कॉलेज परिसर में एनसीसी का एक सीनियर छात्र डंडा लिए खड़ा है। छात्रों का बैलेंस बिगड़ते ही उन्हें बेरहमी से मार रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन जागा। प्रिंसिपल सुचित्रा नाइक ने कार्रवाई की बात कही है। बारिश में भीगते हुए एनसीसी के इन छात्रों की बेरहमी से पिटाई का ये चौंकाने वाला वीडियो मुंबई से सटे ठाणे जिले के बेडेकर कॉलेज का है। पीटने वाला शख्स इन छात्रों का सीनियर है जो उन्हें एनसीसी की ट्रेनिंग दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। जे शिक्षक असतात ते शिक्षक असताना असल्या कुठल्याही गोष्टी होत नाही। किसी शिक्षक के होते ऐसा नहीं होता। शिक्षक मौजूद नहीं था तब ये घटना हुई है। ये एक विकृत घटना है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ज्यांनी चूक केली आहे त्याला कदापिही सोडलं जाणार नाही। आमतौर पर पुलिस भर्ती या फिर नौसेना, वायुसेना या आर्मी में भर्ती के लिए छात्र एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हैं और ये ट्रेनिंग किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की ओर से दी जाती है। लेकिन जिस तरह से पीड़ित छात्रों का सीनियर ही बिना किसी इंचार्ज के ये ट्रेनिंग ले रहा है और बेरहमी से छात्रों की पिटाई कर रहा है, उससे कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। वीडियो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी भी कॉलेज पहुंचे। वहीं कॉलेज को डर है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहीं बच्चे एनसीसी में हिस्सा ना लें। मुलांनी केवळ एका मुलाच्या भीतीमुळे किसी एक छात्र के डर से बच्चों को ऐसी एक्टिविटी नहीं छोड़नी चाहिए। हमने आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत झालेली है ऑलरेडी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब जहां कॉलेज प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, तो वहीं अब भी सवाल कई हैं। सवाल यह है कि इस तरह से पिटाई कर ट्रेनिंग कब से दी जा रही थी, और इसके साथ ही वीडियो के वायरल होने के बाद ही क्योंकि कॉलेज प्रशासन हरकत में आया है, इसलिए
अब कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।